अध्याय साइड स्टोरी 4। ब्रदर जियांग से पत्र खुद को वापस करने के लिए वह वास्तव में कुछ हद तक अत्यधिक थी। उसने ची ची के नक्शेकदम पर सुना। उसने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। गुस्से में उसने आखिरकार पत्र को मेज पर फेंक दिया, ची ची को पास किया और बाहर चला गया। ची ची को उम्मीद नहीं थी कि बुई टिन फोंग की ऐसी प्रतिक्रिया होगी। वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन पत्र की सामग्री के बारे में थोड़ा उत्सुक थी। जब उसने इसे पढ़ने के लिए उठाया तो वह पहले वाक्य से ही शर्मा गई। उसने जल्दी से पूरा पत्र पढ़ लिया, यह सोचकर कि उसे इसे जला देना चाहिए। हुआंग थानसू, वह कैसे कर सकता है? मैं ची ची से प्यार करता हूँ। पत्र हुआंग थानसू ने देर रात लिखा था। पीने के बाद उसे उस साल लालटेन महोत्सव पर सैर की याद आई। फिर उसने यह पत्र लिखा। B3 युवा प्रधानमंत्री, जो कि ज्ञान से भरा हुआ था, नशे में धुत होने के बाद तुरंत एक रोमांटिक और स्नेही व्यक्ति में बदल गया। हालांकि उसने विशेष रूप से बुई टिन फोंग का उल्लेख नहीं किया, लेकिन वह दोहराता रहा कि जब वह उस वर्ष जेल में था तो उसने दीवार पर ची ची का चित्र उकेरा था और उसने इस जीवन में बिना किसी पछतावे के उससे प्यार किया था। ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री को उस वर्ष काल कोठरी में फेंक दिए जाने की अभी भी परवाह थी। हालांकि ची ची को नहीं पता था कि उसे वहां गंभीर रूप से प्रताड़ित किया गया था या नहीं, लेकिन बुई टिन फोंग के राजधानी छोड़ने से पहले उसने लू विया डोंग से उसे रिहा करने के लिए कहा। जब वह चला गया तो कम से कम प्रधानमंत्री अभी भी स्वस्थ था और खुद चल सकता था। ची ची इस प्रेम पत्र से बेहद शर्मिंदा था और उसने जल्दी से इसे जला दिया। जियांग किंगशी ने बहुत अधिक शराब पी ली होगी। अगर वह शांत होता तो निश्चित रूप से उसने यह पत्र नहीं लिखा होता। लेकिन भले ही उसने पत्र जला दिया हो, फिर भी लोग नाराज थे। B3 ची ची ने अपने बगल में बैठे बुई टिन फोंग को देखा, कुछ बार पलकें झपकाईं। पति, चलो आज साथ में नहाते हैं। बुई टिन फोंग ने अपनी आंखें नीचे करके डेस्क की ओर देखा। उसकी आवाज ठंडी थी। नहीं। ची ची थोड़ा और करीब आ गई। क्यों? उसने एक पल सोचा और फिर बुई टिन फोंग के कान में फुसफुसाया, मैं वह यम पहनूंगी जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। बुई टिन फोंग ने ची ची की ओर देखा। क्या तुम्हारे दिल में मैं एक वासनापूर्ण भूखी भूत हूँ? ची ची समझाने ही वाली थी कि बुई टिन फोंग ने कड़वाहट से कहा, बेशक। मैं तुम्हारे नेक चरित्र की तुलना नहीं कर सकती, भाई हुओंग। एक विवाहित महिला को पत्र लिखना। वह खड़े होकर दूसरे रास्ते पर चला गया। उपस्थिति एक पल के लिए सोचा, फिर उसके सभी कपड़े उतार दिए, फिर धीरे से बुई टिन फोंग के कंबल में रेंगते हुए। शरीर, मैं चाहता हूँ कि आप अंदर आएं। ची ची बहुत देर से रोके हुए थी। अगर यह सामान्य होता तो वह बहुत पहले ही माफी मांग लेती, लेकिन इस रोक के कारण बुई टिन फोंग को गुस्सा आ गया। तुमने मुझसे हर बार झूठ बोला। ची ची अपना सिर हिलाती रही। नहीं। बुई टिन फोंग के चेहरे पर चोट के भाव दिखे। अपने भाई हुओंग की वजह से तुमने आज थोड़ा और रोके रखा है न? If not, just write me a divorce letter. I will become an abandoned husband. That would be better than seeing the two of you being sweet and intimate with your own eyes. What is this? B3. Chi Chi felt that B3 Fong was deliberately causing trouble. But because of jealousy, B3 Fong was causing trouble. Chi Chi couldn't help but coax him. Normally, she hated doing that thing on the swing the most, but to coax B3 Fong, she couldn't help but do it. So much water. B3 Fong suddenly said. Chi Chi was so embarrassed that she didn't dare to open her eyes. Her voice carried a sob. You're not allowed to say it. And deliberately said it twice. B3 Fong is a bad person.
Chi Chi thought, sniffling. After finishing on the swing, Chi Chi's legs were as soft as cotton balls. She was so angry that she wanted to vomit blood, because Bittin Fong clearly promised to only do it once, but he did it 3 times. After these 3 times, Chi Chi felt like her body was almost crippled. तब उसका पूरा शरीर कमजोर और शक्तिहीन था। ची ची ने अब बुई टिन फोंग को परेशान किया। अगर वह नाराज होना चाहता था तो उसे गुस्सा आ रहा था, अगर वह ईर्ष्या करना चाहता था तो उसे ईर्ष्या हो जाए। उसे हुंग थान सु से एक और पत्र मिला। पत्र की सामग्री और भी अधिक स्पष्ट थी, जो मतली के बिंदु पर व्यक्त की गई थी और बुई टिन फोंग द्वारा एक बार फिर से देखा गया था। एक बहुत ही गर्व व्यक्ति वह बार बार कैसे लिख सकता है। इसके अलावा बुई टिन फोंग के व्यक्तित्व के आधार पर वह हुंग थान सु से पत्र कैसे प्राप्त कर सकता है। रोड टू ची ची। डिड यू फॉर्ज दीज लेटर्स? ची ची लुक्ड एट बित्तीन फोंग विद एंगर। बित्तीन फोंग्स आईज मूव्ड स्लाइटली, शेकिंग हिज हेड। नो। He paused. Wait a minute, wife. A moment later, he carried a little child in. Chi Chi saw Vinegar Bao enter, then heard Vinegar Bao crying and saying, "Mother, it was me who forged it, not Dad who wrote it." Bittin Fong stood behind Vinegar Bao and nodded. Wife, look, it really wasn't me who wrote it. Chi Chi looked at Vinegar Bao with tears in her eyes, then looked at Bittin Fong who was smiling flatteringly, feeling even more that something was wrong. She pulled Vinegar Bao to her side and asked in a low voice, "Did your dad threaten you?" Vinegar Bao cried, shaking his head, "No." But looking at this pitiful appearance, it didn't seem like it wasn't. Chi Chi raised her head and glared at Bittin Fong. "You're really too much. Why are you? क्या आप अपने स्वयं के मामलों को सिरका के व्यक्ति पर धकेल सकते हैं? एक स्नान किया और बिस्तर पर जाने के लिए अपने कपड़े बदल दिए। आज रात ची ची ने कंबल को अलग करने के लिए पहल की। उसने कंबल को कसकर लपेटा, जो कि बुई टिन फोंग ने बिस्तर के किनारे पर थोड़ी देर के लिए खड़े होकर मोमबत्ती को बंद कर दिया। ची ची हकलाया, नहीं, नहीं, आप नहीं कर सकते। अधिक अतिरिक्त कहानी का अंत 4। बेबा के शब्द। बेचारे ग्याम बाओ, उसके पिता को पता चला कि उसने पत्र जाली बनाया है। न केवल उन्होंने उसे रोका, बल्कि उसे बुरे काम करने के लिए मजबूर भी किया। राजकुमारी दुनिया की सबसे बेशर्म इंसान है। अध्याय 92। अतिरिक्त कहानी 5। राजकुमार संगिनी एक मजबूत आदमी है, एक सीधा आदमी है। संपादक। B3 बचपन से लू वियत डोंग बुई टिन फोंग के साथ बड़ा हुआ। पहले तो बेशक उसने भी बुई टिन फोंग की सुंदरता और खूबसूरती की प्रशंसा की, लेकिन बाद में पता चला कि दूसरे पक्ष का भी उसके जैसा ही परिवार है, इसलिए उसका दिल पूरी तरह से ठंडा हो गया। वह एक आदमी के साथ बिस्तर में लौटना पसंद करने वाला व्यक्ति नहीं था। चांद की तरह सुंदर। बुई टिन फोंग के साथ पति पत्नी होने का नाटक करते समय बुई टिन फोंग ने व्यक्तिगत रूप से उसके लिए कई रखैले भी चुनी। बेशक बुई टिन फोंग ने ऐसा उसकी खुशी के लिए नहीं, बल्कि केवल उनकी भव्य योजना के लिए किया था, लेकिन उनमें से एक रखैल थी जिसने लू वियत डोंग का ध्यान आकर्षित किया। क्योंकि दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि वास्तव में बहुत साधारण थी, उसने नहीं देखा कि इस महिला का उनकी भव्य योजना पर कोई प्रभाव था। आपको उसे रखैल के रूप में क्यों लेना है? लू वियत डोंग ने बुई टिन फोंग से पूछा। यह आपके लिए नहीं है, आपको उसे छूने की अनुमति नहीं है। बुई टिन फोंग के बोलने के बाद लू वियत डोंग को तुरंत समझ में आ गया कि इस उपपत्नी को बुई टिन फोंग ने खुद अपने लिए चुना है। कितना अपमानजनक। बाद में लू वियत डोंग ने भी बुई टिन फोंग को उस युवती को बहकाने के लिए अपने चेहरे का इस्तेमाल करते हुए देखा। कितना बेशर्म। लेकिन अपना मालिक खुद चुनना, भले ही वह घुटने टेक दे,
उसे फिर भी उसका पालन करना ही पड़ता है। लू वियरडोंग को अपने दिल में थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसे यह भी उम्मीद नहीं थी कि उन दोनों को मानसिक शोषण के दौर से गुजरना पड़ेगा। उस उपपत्नी को कोई छीन कर ले गया था। बुई तिन फोंग पागल हो गया था। उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। उसने निजी सैनिकों का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि सैनिकों को शहर के गेट के सामने तलाशी लेने का आदेश भी दिया। B3 इस हरकत ने सम्राट को पूरी तरह से डरा दिया और लू वियरडोंग को भी पता चला कि इन सब के बाद सबसे ज्यादा फायदा क्राउन प्रिंस को ही हुआ। क्राउन प्रिंस के बारे में लू वियरडोंग को हमेशा बहुत गंदा लगता था, क्योंकि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत बुरा था। वह क्राउन प्रिंस के पद के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसने उस रखेल को ढूंढा, लेकिन वह रखेल गर्भवती थी। लू वियरडोंग जानता था कि वह इस मामले को शांत नहीं होने दे सकता, इसलिए वह सीधे बुई तिन फोंग को ढूंढने चला गया। इस बच्चे को नहीं रखा जा सकता। बुई तिन फोंग ने लाल आंखों से उसे देखा। अब उसमें पहले जैसी चतुराई नहीं थी। लू वियरडोंग ने एक हल्की आह भरी, अभी क्राउन प्रिंस हमें घूर रहा है। चीची ने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसका हूँ वंश होना चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि मैं एक कहानी बनाऊं कि बच्चा मेरा है? या कहो कि तुम 10 महीने तक गर्भवती रही और फिर एक बच्चे को जन्म दिया? तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुम गर्भवती होने का नाटक करोगी, 10 महीने तक गर्भवती होने का नाटक तो छोड़ो, क्या तुम्हें सजा मिलेगी? चाहे उसका पर्दाफाश हो या नहीं, भविष्य में जब वह सम्राट बनेगा, मुझे डर है कि इस दुनिया के लोग उस सम्राट का सम्मान नहीं करेंगे जिसने बच्चे को जन्म दिया है। राजकुमारी, पहले बड़ी तस्वीर देखो और बाद में तुम एक और बच्चा पैदा करोगी। अगर हम इस बच्चे को अभी रखने पर अड़े रहे, तो मुझे डर है कि चीची भी मर जाएगी। चीची के अपहरण के पीछे 10 में से 9 व्यक्ति क्राउन प्रिंस हैं। लेकिन क्राउन प्रिंस इतनी कमजोर और बेकार रखेल का अपहरण क्यों करेंगे? ऐसा लगता है कि स्थिति को जल्दी तैयार कर लिया गया है। क्राउन प्रिंस की यह यात्रा केवल लोगों की सैन्य शक्ति को जब्त करने के लिए नहीं है। मुझे डर है कि वह भी हमारे जीवन को लेना चाहता है। लू वियरडोंग ने सोचा कि इस हवेली में एक जासूसी होनी चाहिए। इस जासूसी ने क्राउन प्रिंस को खुद को गिरने से अधिक प्यार किया है। सबसे महत्वपूर्ण, रानी बनने के लिए। लेकिन जब बुई तिन फोंग राजधानी से बहुत दूर है, तो दूसरा राजकुमार तीसरे राजकुमार में अधिक विचार करेगा। बुई तिन फोंग ने आम लोगों के ट्रस्ट और सहानुभूति का निर्माण किया। तलाक, वे वास्तव में अब से उसके साथ रहते हैं। एक अन्य महिला अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए फिर से शादी नहीं करती है, और यह भी भविष्य के लिए एक मामला था। बूढ़ा सम्राट वापस सम्राट बन गया और लू वियरडोंग अंदर से थोड़ा डरा हुआ था। आखिरकार उसे देशद्रोही माना जाता था। सौभाग्य से बूढ़े सम्राट ने परवाह नहीं की और उसे हुई एम के मार्क्विस का पद संभालने दिया। B3 बुई डुएट में मुख्य पत्नी की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी अच्छी नहीं थी। शादी नहीं की, एक समलैंगिक। लू वियरडोंग ने जैसे ही इसे देखा, वह शांत हो गया। बहुत बढ़िया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आमतौर पर गंभीर और हंसने हंसाने से दूर रहने वाले प्रधानमंत्री अपने अध्ययन कक्ष में विवाहित महिलाओं की ढेर सारी पेंटिंग छिपाएंगे। अब तुम्हें समझ में आया कि राजधानी में हर कोई क्यों कह रहा है कि तुम समलैंगिक हो। युवा प्रधानमंत्री ने उसकी ओर देखा। और मैं प्यार के कारण नहीं आ सकता। लू वियरडोंग एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार यह बात पूरी राजधानी में फैल चुकी थी। बाद में जब लू वियरडोंग एक महिला से मिला, तो उसे पहली नजर में उससे प्यार हो गया और वह हठपूर्वक उसका पीछा करने लगा। यह एक और कहानी थी, लेकिन इस कहानी में वह अभी भी सिर्फ एक कुत्ता था। साइड स्टोरी 5 का अंत।
अध्याय 93। साइड स्टोरी 6। मुख्य पुरुष नायक कभी हार नहीं मानता। संपादक B3 जियांग किंगशी ने सोचा कि शायद वह थोड़ा बदकिस्मत है, या शायद उसमें हिम्मत की थोड़ी कमी है। पहले तो उसे चीची नाम की लड़की पसंद नहीं आई। उसे लगा कि दूसरी पार्टी का रूप बहुत खूबसूरत है, किताबों में लिखे गए गृह व्यवस्था के मानकों के लिए वास्तव में उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा इस लड़की ने उसे परीक्षा में फेल होने का श्राप दिया। हालांकि उसे समझ में नहीं आया कि क्यों, भले ही यह स्पष्ट रूप से गृह व्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं था, लेकिन किताब पढ़ते समय उसे एक वाक्य याद आया, खुद एक सुनहरा घर बनाओ और तुम्हारे पास चीची होगी। उसने दूसरी पार्टी के बारे में भी सपने देखना शुरू कर दिया, लेकिन जियांग किंगशी ने खुद से कहा कि वह इतना निम्न वर्ग नहीं हो सकता। होना, इसका मतलब है कि एक आदमी के जीवन में महत्वपूर्ण बात एक बड़ा घर बनाना और एक सुंदर पत्नी से शादी करना है। विशेष रूप से जियांग किंगशी का सपना यहाँ प्रसिद्धि प्राप्त करना और चीची प्राप्त करना है। एक व्यक्ति जो संतों की किताबें पढ़ता है, वह हर दिन अपने सभी कपड़े उतारने के बारे में कैसे सोच सकता है? दूसरी पार्टी। जियांग किंगशी को लगा कि वह पागल हो रहा है, लेकिन उसके दिल में वह यह भी ध्यान से सोचने लगा कि दूसरी पार्टी को घर कैसे लाया जाए। जियांग किंगशी एक बहुत ही पारंपरिक व्यक्ति था। उसने सोचा कि उसे यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वह दूसरी पार्टी का स्वागत करने से पहले उसे एक पूर्ण और समृद्ध जीवन दे सके, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि शाही परीक्षा देने से पहले दूसरी पार्टी को शादी करनी होगी। B3। इंघी ने पछतावा का स्वाद लिया। गीत उसके लिए पूछने के लिए राजकुमार कंसोर्ट के पास जाता है ना? लेकिन वह इस समय ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि दूसरी पार्टी अपना शरीर हिलाकर महारानी बन जाएगी और वह दूसरी पार्टी के बच्चे का ग्रैंड ट्यूटर बन जाएगा। यह वास्तव में भाग्य का मजाक था। दूसरी पार्टी के बच्चे को देखते हुए, हालांकि जियांग किंगशी बहुत स्नेही और प्यार करने वाला था, वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, अगर यह बच्चा उसका और चीची का होता। उसे निश्चित रूप से इस बच्चे को दुनिया की सभी बेहतरीन चीजें देनी थी, लेकिन यह बच्चा क्राउन प्रिंस था और उसके पास पहले से ही दुनिया की सबसे अच्छी चीजें थी। B3। फिर से मिलते हुए, हालांकि वे पुराने दोस्त थे, वह केवल जमीन पर घुटने टेक सकता था और दूसरे व्यक्ति को महाराज कह सकता था, जैसे कि उस साल लालटेन महोत्सव जब वह और दूसरा व्यक्ति साथ साथ टहल रहे थे, वर्षों से उड़ गए थे, टुकड़ों में बिखर गए थे, पीछे एक भी याद नहीं छोड़ी थी। उसे अभी भी स्पष्ट रूप से याद है जब मोमबत्ती की रोशनी दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर चमकती थी, और यह भी स्पष्ट रूप से याद है कि जब उसने उस खूबसूरत कांच के दीपक को देखा तो दूसरे व्यक्ति की खुशी भरी आंखें थी। लेकिन अब जब दूसरा व्यक्ति उसे देखता था तो उसकी अभिव्यक्ति केवल अजीब होती थी, और दूसरा व्यक्ति उसे फिर कभी जियांग गेगे नहीं कह पाता था। हालांकि जियांग किंगशी को उम्मीद नहीं थी कि चीची ने अभी भी उसकी वह पेंटिंग रखी हुई है। इससे वह वास्तव में बहुत खुश हुआ। भले ही उसे जेल जाना पड़ा, फिर भी वह बेहद सहज महसूस करता था, और यहाँ तक कि जेल में जोर से हंसा भी। उसके बगल में बैठे कैदियों ने उत्सुकता से पूछा कि उसे यहाँ क्यों जाना पड़ा। जियांग किंगशी केवल मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा, भले ही उसे जेल में मरना पड़े। उसकी इच्छा, उसका यह जीवन पहले ही समाप्त हो चुका था, जब तक कि चीची के दिल में वह अभी भी था। जेल में समय बिताने के लिए हुआंग थानसू ने दीवार पर चीची का चित्र उकेरा। अगर उसे अपना बाकी जीवन जेल में बिताना पड़ा तो इसे याद रखने लायक कुछ माना जाएगा। लेकिन हुआंग थानसू को उम्मीद नहीं थी कि बुई तिन फोंग इतना नीच होगा। भले ही उसने उसे जेल से बाहर जाने की अनुमति दी,
लेकिन वह चीची को राजधानी से दूर ले गया। ऐसा नहीं था कि उसका फिर से लड़ने का इरादा नहीं था। वास्तव में उसने उसका पीछा भी किया था। उसने दूसरे पक्ष के निवास को खोजने के लिए बहुत प्रयास किया था, लेकिन जब वह दीवार के बाहर खड़ा था तो उसने घर के अंदर उसकी खुश हंसी सुनी। उस समय वह अवाक था। उसे क्या कहना चाहिए? दूसरे पक्ष से कहो कि वे अपना वर्तमान जीवन त्याग दें और उसका अनुसरण करें। महल में चीची का जीवन खुश नहीं था। उसका चेहरा हमेशा उदास रहता था, लेकिन अब वह बहुत खुश थी। हुआंग थानसू ने पहले कभी दूसरे पक्ष को इतनी खुशी से हंसते नहीं सुना था। पति, इसे फिर से धक्का दें, चीची ने हंसते हुए कहा। उसने अध्ययन कक्ष में दूसरे व्यक्ति के कई चित्र बनाए, जिनमें से सभी उसने खुद बनाए थे। उसने सोचा कि उसका बाकी जीवन दूसरे व्यक्ति को याद करते हुए बीतेगा। अगर उसे वह नहीं मिल पाया जो उसने मांगा था, तो वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसे बस यही उम्मीद थी कि अगर उसे अपने जीवन के अगले आधे हिस्से में फिर से दूसरे व्यक्ति से मिलने का मौका मिला, तो वह निश्चित रूप से अब कायर नहीं रहेगा। आम तौर पर मुझे प्रेम रोग नहीं होता, लेकिन एक बार मुझे प्रेम रोग हो गया तो मैं खुद से प्यार करना बंद नहीं कर सकता। जियांग किंगशी ने शराब का एक गिलास पिया और खुद पर हंसा। ऐसा लग रहा था कि जब वह नशे में था तो उसने एक पत्र लिखा था। पत्र की विषय वस्तु बहुत बोल्ड थी। उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। उसे उम्मीद थी कि जब वह इसे पढ़ेगा तो चीची उससे नाराज नहीं होगी। साइड स्टोरी 6 का अंत। अध्याय 94। साइड स्टोरी 7। इस जीवन में जियो फैंग पिछले जीवन की चीची से मिलता है। संपादक B3 बुई टिन फोंग ने मोमबत्ती बुझा दी और बिस्तर पर चढ़ गया। बिस्तर पर लेटे व्यक्ति ने उसकी आवाज सुनी और करीब आ गया। पति, मैंने सुना है कि उपनगरों में बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। चलो कल उन्हें साथ में देखने चलते हैं। ठीक है। बुई टिन फोंग ने उस व्यक्ति को अपनी छाती में खींच लिया। बिना खोजे वह दूसरे व्यक्ति के माथे पर सटीक रूप से चुंबन दे सकता था। अगले दिन बुई टिन फोंग उठा और उसने अपनी छाती खाली पाई। उसने उठकर चीची को पुकारने का इरादा किया, क्योंकि चीची आमतौर पर उससे देर से उठती थी। क्या राजकुमारी जाग रही है? एक पतले सफेद हाथ ने बिस्तर का पर्दा उठाया, जिससे एक सुंदर चेहरा सामने आया। बुई टिन फोंग ने बोई लैन को देखा, जो शायद मर चुकी थी और थोड़ा स्तब्ध थी। फिर उसे पता चला कि कुछ गड़बड़ है। यह कमरा राजकुमारी के महल में उसका शयन कक्ष था। उसने अपनी आंखों में आश्चर्य को वापस लिया और धीमी आवाज में पूछा, क्या समय हो गया है? दामाद कहाँ है? यह माओ का समय है। दामाद दरबार में प्रवेश कर चुका है, बोई लैन ने उत्तर दिया। सुबह 5 से 7 बजे तक। आम तौर पर अपना चेहरा धोने के बाद बुई टिन फोंग निश्चित रूप से मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था, लेकिन अब उसका मन मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का नहीं था। उसने चारों ओर पूछा और पता चला कि यह विनय एन का 31वां वर्ष था, उसकी भव्य शादी का पहला वर्ष। B3। बुई टिन फोंग ने सहजता से पूछा, अन्य उपपत्नी कैसी है? बोई लैन ने यह सुना और अपने होठों को सिकोड़ते हुए मुस्कुराई। उपपत्नी अभी भी वैसी ही है, बस कुछ दिन पहले 5वीं उपपत्नी पानी में गिर गई थी और अब भी वह बिस्तर से बाहर नहीं निकल पा रही है। पानी में गिर गई? क्या राजकुमारी भूल गई? पिछली बार जब उपपत्नी इकट्ठी हुई थी तो ऐसा लगता है कि 5वीं उपपत्नी नशे में थी और गलती से पानी में गिर गई। कितना अजीब है। चीची पानी में कैसे गिर गई? क्या यह इसलिए नहीं था क्योंकि उसने तीसरी उपपत्नी को धक्का दिया था जिससे वह पानी में गिर गई थी? वह नशे में धुत हो गया और अधिक। बुई टिन फोंग ने इसके बारे में सोचा,
जितना कि वह कुछ गलत था। मूल रूप से सोचा था कि वह योंगेन के 30 प्रथम वर्ष में लौट आया था, जिस साल उसने शादी कर ली थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि बुई टिन फोंग ने सोचा था कि ची ची ने क्या कहा था, वह एक पुनर्जन्म था, जो कि वह चिरा था यह सुनिश्चित करने के लिए कि बुई टिन फोंग ने तुरंत किसी को बुलाया। कोई, यह महल थू साई वीन में जाना चाहता है। आंगन में केवल कैलिंग था। जब कैलिंग ने उसे आते देखा तो वह चौंक गई, जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। यह नौकर राजकुमारी का अभिवादन करता है। तुम्हारा मालिक कहाँ है? कैलिंग ने कहा। पांचवी उपपत्नी पानी में गिर गई और घबरा गई। अब वह बिस्तर से उठ नहीं सकती। जब बुई टिन फोंग ने यह सुना तो उसका दिल दुख गया, लेकिन उसने इसे नहीं दिखाया। उसने बस ठंडे स्वर में कहा, यह महल अंदर जाकर देखेगा कि पांचवी उपपत्नी वास्तव में बीमार है या बीमार होने का नाटक कर रही है। आप सभी बाहर खड़े रहें। इस महल की अनुमति के बिना आपको प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। बुई टिन फोंग अकेले कमरे में दाखिल हुआ। कमरे की सजावट भी बेहद साधारण थी। जब वह अंदर दाखिल हुआ तो उसे अभी भी खांसी की आवाज सुनाई दे रही थी। B3 बिस्तर का पर्दा नीचे किया गया। बुई टिन फोंग धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर अपनी सांसों को ठीक किया, और जब उसने काम पूरा किया तो उसने पर्दा उठाया। जैसे ही उसने पर्दा उठाया, उसका सामना फीनिक्स की चमकती आंखों से हुआ। बीमारी की वजह से बिस्तर पर लेटी छोटी लड़की का चेहरा लाल था और उसकी आंखें भी थोड़ी गुलाबी थीं। उसने हल्के नीले रंग की इनर शर्ट पहनी हुई थी, जो बिल्कुल बारिश के बाद कमल के फूल की तरह दिख रही थी, ताज़ा और खूबसूरत दोनों। ऐसा लग रहा था कि ची ची को उसके आने की उम्मीद नहीं थी। पहले तो वह चौंक गई, फिर उसने सलाम करना चाहा। बुई टिन फोंग ने जल्दी से दूसरे व्यक्ति को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। अगर तुम बीमार हो तो उठकर मत बैठो। शुरू में बुई टिन फोंग भी अभिनय करना चाहता था, लेकिन जब उसने ची ची को देखा तो वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। ची ची ने अपनी फीनिक्स आंखों से उसे देखा। उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक खुशी भरी थी। धन्यवाद, राजकुमारी। ओह! उसे याद आया कि जब ची ची के पास दिल नहीं था, तो हर बार जब वह उसे देखती तो वह सदमे और डर दोनों को दिखाती। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि ची ची के पास इस जीवन में दिल था, इसलिए भाव कुछ अलग था। बुई टिन फोंग ने दूसरे व्यक्ति को अपने सीने से लगाने की इच्छा को दबाते हुए धीरे से कहा, क्या डॉक्टर अभी तक जांच करने आए हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? डॉक्टर ने कहा है कि मुझे सर्दी है और मुझे आधे महीने तक आराम करना होगा। मुझे हर दिन दवा लेनी है। दवा लेने की बात करते समय ची ची की आंखों में थोड़ी नाराजगी थी। ऐसा लग रहा था कि चाहे यह जीवन हो या पिछला जीवन, उसे दवा लेने से उतनी ही नफरत थी। बुई टिन फोंग बिस्तर के किनारे बैठ गया और थोड़ी देर तक ची ची से बात करता रहा। जब उसने देखा कि दूसरा पक्ष वास्तव में अब और नहीं टिक सकता, तो वह चला गया। उस रात जब ची ची ने दवा ली तो उसने अपने बगल में थाई लिन्हे से कहा, मैंने सोचा था कि राजकुमारी वास्तव में हम रखैलों से नफरत करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी बहुत कोमल है, बिल्कुल बड़ी बहन की तरह। थाई लिन्हा दंग रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए उसने ची ची को दवा लेने के बाद जल्दी सो जाने की सलाह दी। लगातार कई दिनों तक ची ची के दिल में बड़ी बहन बुई टिन फोंग हर दिन उससे मिलने आती थी। भले ही ची ची अनपढ़ थी, फिर भी वह ची ची को किताबें पढ़कर सुनाती थी। इस तरह ची ची के मन में दो लोगों के बीच का रिश्ता बॉडियर दोस्तों जैसा हो गया था। हालांकि उसकी कोई जैविक बहन नहीं थी, लेकिन उसे हमेशा उम्मीद थी कि कोई बहन जैसा करीबी होगा। उसने शुरू में सोचा था कि राजकुमारी बहुत ठंडी इंसान है। आखिरकार वह पहले कभी मुस्कुराई नहीं थी,
नहीं उसने अपनी रखैलों पर प्रतिक्रिया करने की जहमत उठाई थी। अब उसे एहसास हुआ कि राजकुमारी वास्तव में दुनिया की सबसे कोमल इंसान थी और यहाँ तक कि वह हर दिन कपड़े चुनने में उसकी मदद भी करती थी। काफी समय के बाद चीची ने दूसरे व्यक्ति को वास्तव में बड़ी बहन के रूप में माना, यहाँ तक कि दूसरे व्यक्ति की बात सुनने के लिए अपना सिर दूसरे व्यक्ति की छाती से लगा लिया। पढ़ना। मैं दोनों शर्मिंदा और परेशान था। यह जगह है। उसने निर्दोष फीनिक्स आंखों के साथ बुई टिन फोंग को देखा। क्या यह चोट लगी है, राजकुमारी? बुई टिन फोंग को नहीं पता था कि ची को नहीं पता था कि वह एक आदमी है और उसके पास उसके खिलाफ कोई बचाव नहीं है, और उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रख दिया। बुई टिन फोंग के नथुने गर्म हो रहे थे। उसने चुपचाप एक शांत मंत्र का जाप किया और कुछ गहरी सांसें ली। मुश्किल से अपने शरीर की गर्मी को दबा पाया। बुई टिन फोंग की आंखें पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई थी और उसकी आवाज भी थोड़ी कर्कश थी। चीची, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। आखिरकार मैंने भी आपके जैसे ही पल का अनुभव किया है। चीची को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह थोड़ा सा बगल की ओर मुड़ी। यह नहीं चलेगा। बुई टिन फोंग की आवाज और भी मधुर हो गई। ऐसा क्यों नहीं चलेगा? क्या हम सभी महिलाएं नहीं हैं? या क्या चीची को लगता है कि यह महल एक बुरा व्यक्ति है? यह सुनकर चीची ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और मूर्खतापूर्ण तरीके से कहा, नहीं, इस उपपत्नी के लिए राजकुमारी सबसे दयालु व्यक्ति है। अभी उन उपपत्नियों में अब उसे धमकाने की हिम्मत नहीं है। पहले वह हमेशा हंसी का पात्र होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है और उसका भोजन पहले की तुलना में बहुत बेहतर है। बुई टिन फोंग ने मनाना जारी रखा, यह महल आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है। आपको इस महल से सावधान रहने की क्या जरूरत है? इस महल ने सुना है कि दर्द भी बीमारी के कारण हो सकता है। एक पुरुष चिकित्सक चीची के शरीर की जांच कैसे कर सकता है? यह महल थोड़ा मेडिकल कौशल जानता है। बस इस महल को एक नज़र डालने दे और चीची को मदद करें कि यह एक बीमारी हो सकती है। वह अभी भी उसे बेपिंग से दूर ले जाती है। ओंग ने अपना हाथ वापस ले लिया। उसने सावधानी से चीची को अपने कपड़ों पर फिर से रखने में मदद की। चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस हर दिन कुछ मालिश तकनीकों का उपयोग करें और यह ठीक हो जाएगा। आप इसे स्वयं नहीं कर सकते हैं, तो यह महल हर दिन आपकी मदद करने के लिए आएगा। जब वह तेजी से नहीं हुई, मैंने बुई टिन फोंग में उसका पूरा भरोसा रखा। शारीरिक समस्याओं के अलावा वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके दिल में छिपे हुए अन्य प्रश्नों से पूछा। मेरे प्रभु, मैंने सुना है कि पहली बार बहुत दर्द होगा। क्या यह सच है? चीची ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ा डर था। बुई टिन फोंग ने ओह ध्वनि की। उसे नहीं पता था कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। चीची ने सोचा कि बुई टिन फोंग शर्मिंदा है, इसलिए उसने पूछा, क्या राजकुमारी का पहला बार दर्दनाक है? बुई टिन फोंग ने चीची को देखा। अपने मन में अपने पहले बार को याद करते हुए उसने सोचा कि शब्दों का उपयोग कैसे किया जाए। यह बहुत दर्दनाक नहीं है। चीची ने पलकें झपकाई जैसे कि कुछ सोच रही हो। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तो क्या यह इसलिए है क्योंकि राजकुमार बहुत ही सौम्य है? वे कहते हैं कि अगर कोई पुरुष बहुत असभ्य है तो यह एक महिला को बहुत दर्द देता है। बुई टिन फोंग की अभिव्यक्ति कठोर हो गई, क्षण भर के लिए अवाक। चीची ने पहले कभी किसी से ये शब्द नहीं कहे थे, लेकिन वह उत्सुक और डरी हुई दोनों थी, क्योंकि एक दिन उसे अपना पहला अनुभव करना होगा और वह व्यक्ति फुमा होगा। उसे डर था कि फुमा एक असभ्य व्यक्ति होगा। हालांकि फुमा आमतौर पर सुरुचिपूर्ण और विनम्र दिखता था, लेकिन उसने सुना था कि एक आदमी जितना अधिक विनम्र होगा, वह बिस्तर में उतना ही क्रूर और बर्बर होगा। राजकुमारी, मुझे बताओ। चीची ने बुई टिन फोंग से हाथ मिलाया।
क्या फूमा कोमल है या नहीं? बुई टिनफोंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने दिल में मतली की भावना को दबाते हुए, और उदासीनता से अपना सिर हिलाया। अगर उसने कहा कि वह कोमल नहीं है, तो उसे डर था कि अब से यह मूर्ख लड़की उस मामले से डर जाएगी। यह सुनकर चीची ने वास्तव में राहत की सांस ली, लेकिन उसके तुरंत बाद वह फिर से आगे कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा चिंता कर रही हूँ, क्योंकि राजकुमार को सिर्फ राजकुमारी पसंद है और वह कभी मेरे थुई साई वियन में नहीं आया है। यहाँ तक बोलते हुए उसके चेहरे पर थोड़ा अकेलापन दिखाई दिया। इस महल के चीची के पास आने से क्या चीची खुश नहीं है? चीची ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, बिल्कुल भी खुश नहीं। उसने शर्मिंदगी में अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे राजकुमारी बहुत पसंद है, मैं हमेशा राजकुमारी को अपनी बहन की तरह मानती हूँ। इसके अलावा हाल ही में मेरी छाती पहले की तरह दर्द नहीं करती। बुई टिनफोंग ने यह सुना, न जाने क्या सोच रही थी। उसने थोड़ी मुश्किल से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया। चीची, कल यह महल फिर से आएगा। आज मुझे अभी भी कुछ काम करने हैं। बुई टिनफोंग ने बोलना समाप्त किया और तुरंत चली गई। उसे डर था कि अगर वह यहाँ रुकी, तो वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाएगी। अतिरिक्त कहानी 7 का अंत। अध्याय 95। एक्स्ट्रा स्टोरी 8। जियो फैंग ने पिछले जीवन 2 से ची से मुलाकात की। उसने बुई टिनफोंग को कसकर गले लगाया। राजकुमारी, तुम बहुत अच्छे हो। ची के होठों को छूने के लिए उंगलियां, यह मुंह एक दीपक पकड़ सकता है। उसके लिए बाहर जाना दुर्लभ है। बेशक वह सुंदर कपड़े पहनना चाहती है, लेकिन भले ही वह दूसरे जीवन में हो, बुई टिनफोंग में अभी भी पहले की तरह ही मजबूत अधिकार की भावना है। वह ची को बाहर ले जा सकता है, लेकिन जब कोई उसे घूरता है तो उसे वास्तव में नफरत होती है। आखिरकार ची इतनी मूर्ख है। क्या होगा अगर उसे किसी ने धोखा दिया? दुनिया खतरनाक है। यहाँ बहुत सारे बुरे लोग हैं। ची बहुत सुंदर है। अगर कोई बुरा व्यक्ति उसे पसंद कर ले तो क्या होगा? बुई टिनफोंग ने समझाया। ची ने बुई टिनफोंग को देखा। बुई टिनफोंग ने एक चमकदार लाल फूलों वाला लबादा पहना हुआ था। उसके सिर पर एक शानदार मुकुट था। उसका चेहरा वास्तव में अवर्णनीय रूप से सुंदर था। बर्फ की तरह सफेद त्वचा, काले बाल, लाल होंठ और सफेद दांत। निश्चित रूप से एक बुरा व्यक्ति पहले राजकुमारी को महत्व देगा। ची ने कहा, राजकुमारी सबसे सुंदर है। जब बुई टिनफोंग ने यह सुना, तो उसने तुरंत ची का मुंह बंद करना चाहा, लेकिन ठीक है, वह उसकी पत्नी है, उसे सहना पड़ा। बुई टिनफोंग ची को एक प्रदर्शन देखने के लिए ले गया। राजधानी में दूसरी जगह से एक थिएटर मंडली आ रही थी। बुई टिनफोंग को यकीन था कि ची ने इसे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वह उसे इसे दिखाने के लिए ले आया। क्योंकि वह दूसरों द्वारा परेशान किए जाने से डरता था, बुई टिनफोंग ने जानबूझकर पूरा वाइन हाउस भी बुक कर लिया था। लेकिन उसे डर था कि ची को लगेगा कि यह महल में आमंत्रित थिएटर मंडलियों से अलग नहीं है, इसलिए उसने जानबूझकर गार्डों को आम लोगों के रूप में खुद को छिपाने और पहली मंजिल के हॉल में बैठने के लिए कहा। ची, क्या आप निजी कमरे में बैठना चाहते हैं या दूसरी मंजिल के हॉल में देखना चाहते हैं? बुई टिनफोंग ने ची से धीरे से पूछा। ची ने बिना किसी हिचकिचाहट के बाद वाले विकल्प को चुना। उस दिन ओपेरा मंडली ने एक दुखद प्रेम कहानी का प्रदर्शन किया और ची वास्तव में सहन शक्ति से परे थी, खासकर जब उसने पुरुष नायक को महिला नायक के लिए खुद को बलिदान करते देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। बुई टिनफोंग ने यह देखा और जल्दी से उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम किस लिए रो रही हो? यह सब झूठ है। ची रो पड़ी। रोने से उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। पहली नजर में वह दयनीय लग रही थी।
वह वास्तव में बारिश के पानी में भीगी हुई नाशपाती की फूल थी। बुई टिनफोंग ने एक नज़र डाली और कहा, इस तरह रोते हुए मैं उन्हें प्रदर्शन जारी नहीं रखने दूंगी। चीची ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, उसने अपना निचला होंठ काटा और बड़ी मुश्किल से वह अपने आंसू रोकने में कामयाब रही। यह इस उपपत्नी की गलती है। बुई टिनफोंग ने चीची को अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन उसके दिमाग में विचार पहले ही कहीं और उड़ चुके थे। श्रुयनफुल और स्ट्रुयन दो चोरी की साइटें हैं। वह नीचे देखने के लिए खड़ा था। चीची भी खड़ी हो गई। जैसे ही वह खड़ी हो गई, उसने धीरे से कहा, यह दामाद है। चीची पलक झपकते हुए, यह देखते हुए कि पहली मंजिल पर काफी मेहमान थे, उसने राजकुमारी को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। राजकुमारी यहाँ है, पूरी बात। बुई टिनफोंग की आंखों में एक भयंकर भाव था, लेकिन जब उसकी नज़र चीची से मिली तो उसने जल्दी से अपनी उग्रता छिपा ली। राजकुमार दूसरी मंजिल के बारे में बात कर रहा है। मैंने सिर्फ पूरी दूसरी मंजिल बुक की है। राजकुमार बिल्कुल भी चतुर नहीं था, लेकिन फिर भी वह ऊपर की ओर चलता रहा, मानो उसे भी नई आई मंडली में दिलचस्पी हो। जब वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा, तो राजकुमार ने चीची को राजकुमारी के बगल में देखा और थोड़ा हैरान हुआ। फिर ध्यान से उसके चेहरे को देखा। क्या यह चीची है? प्रिंस कंसोर्ट थोड़ा अनिश्चित था। चेहरा इतना आकर्षक था। भले ही उसने पुरुषों के कपड़े पहने हों, कोई भी एक नज़र में बता सकता है कि वह एक महिला थी, और वह एक छोटी खरगोश की तरह एक महान व्यक्ति द्वारा संरक्षित हो रही थी, जो कि चीची, वह फीनिक्स की न हो। उसके बगल में आराम से। ऐसा सोचते हुए चीची ने राजकुमार संगिनी के साथ बहुत उत्साही होने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने राजकुमार संगिनी को अपनी सीट दे दी। राजकुमार संगिनी, कृपया राजकुमारी के साथ बैठो, मैं खड़ी रहूंगी। बुई टिनफोंग ने भौहें सिकोड़ी, तुम किस लिए खड़ी हो? जो भी बाद में आता है, वह खड़ा होना चाहिए। चीची ने सुना और महसूस किया कि राजकुमारी गुस्से में थी। क्या ऐसा हो सकता है कि राजकुमारी को लगा कि वह यहाँ बहुत ज्यादा खड़ी है? ट्रुयनफुल और सस्ट्रुयन दो चोरी की साइटें थी। इससे पहले मैं कुछ शर्मिंदगी के साथ टिनफोंग, बुई टिनफोंग ने देखा और प्रिंस कंसोर्ट की ओर अपनी टकटकी लगाई। खुद क्या बुई फोंग करना चाहता था? चुपचाप खड़े होकर इसने बुई टिनफोंग को बेहद असहज कर दिया। राजकुमारी ने कहा कि राजकुमार कंसोर्ट ने कहा कि राजकुमार कंसोर्ट एक बेहद कोमल व्यक्ति थे। चीची ऊपर गया और राजकुमार कंसोर्ट से कहा, मेरे साथ बाहर आओ। जैसे ही वह बाहर गया, बुई टिनफोंग ने तुरंत राजकुमार कंसोर्ट को लात मारी, चले जाओ। राजकुमार कंसोर्ट उलझन में था, क्या गड़बड़ है? उसने बुई टिनफोंग की अभिव्यक्ति को देखा और अचानक जाग गया। राजकुमारी, आप ऐसी कैसे हो सकती हैं? क्या अभी भी 3 लोग नहीं हैं? आप जो पसंद करते हैं, उस व्यक्ति को चुनें, अब अभी खो जाएं। बुई टिनफोंग एक असली अत्याचारी के रूप में उग्र था। राजकुमार ने यह देखा और कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन स्वीकार किया, ठीक है, राजकुमारी, आप शो देखना जारी रखते हैं। एड, उसकी माँ ने उसके साथ क्या कहा? पति और पत्नी दोनों बिस्तर के सिर पर बहस कर रहे थे और बिस्तर के अंत में बना रहे थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब कुछ हल हो जाएगा। यह कॉन्सुबिन को लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ। हम शांति से इसके बारे में बात कर सकते हैं। राजकुमार से कोई बात नहीं है, का चेहरा अंधेरा है। आप और कितने अनुचित शब्द कहेंगे? अतिरिक्त कहानी का अंत 8। लेखक को कुछ कहना है। प्रिंस कंसोर्ट, ऐसा लगता है कि मैंने अभी भी अपना अभिनय पूरा नहीं किया है। हा हा हा। मास्टर होंग थान, आप क्या सोचते हैं? अध्याय 96, साइड स्टोरी 9। इस जीवन में जियो फैंग पिछले जीवन की चीची से मिलता है।
3 संपादक B3 चीची सच में बुई टिन फोंग को एक बॉडियर बहन के रूप में मानता है, उसे सब कुछ बताता है, यहाँ तक कि उसके मासिक धर्म के बारे में भी, जो इस महीने पिछले महीने की तुलना में एक दिन अधिक था, उसे बताना था। और उसके ऊपर चीची ने बुई टिन फोंग को साथ में नहाने के लिए आमंत्रित करने की पहल भी की। साथ में नहाए, बुई टिन फोंग रुक गया। उसकी आंखों में अस्पष्ट भावनाएं चमक उठीं और उसके कान भी चुपचाप लाल हो गए। स्ट्रुयेन और ट्रुयनफुल 2 चोरी की गई साइटें हैं। चीची ने सिर हिलाया। मैंने दूसरों से सुना है कि अच्छी बहनें सभी एक साथ नहाती हैं। उसने बुई टिन फोंग की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी डरपोक थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या राजकुमारी मेरे साथ स्नान करने के लिए तैयार है। बेशक वह तैयार है। बुई टिन फोंग ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। इस मूर्ख लड़की ने वास्तव में इसे उसके मुंह में ला दिया। वह शुरू में सोच रहा था कि दूसरे पक्ष को यह कैसे स्पष्ट किया जाए कि वह एक पुरुष है, लेकिन अब इसे और स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। राजकुमारी की हवेली में एक खुली हवा में स्नान था, जो बांस के पेड़ों से घिरा हुआ था, जिसमें बाहर की ओर जाने वाला केवल एक छोटा सा रास्ता था। इस स्नान को बनाते समय कारीगर बेहद कुशल थे और इसे एक कृत्रिम गर्म झरने में बदल दिया। क्योंकि चीची ने बुई टिन फोंग को अपने साथ स्नान करने के लिए आमंत्रित किया था, बुई टिन फोंग को तुरंत इस खुली हवा में स्नान के बारे में सोचा। उसने सभी को आदेश दिया। होई के घंटे के बाद किसी को भी पास आने की अनुमति नहीं थी। बजे रात 9 से 11 बजे तक चीची को खुली हवा में स्नान करने की उम्मीद नहीं थी। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने थोड़ा डर कर कहा, राजकुमारी, अगर कोई हमें देख ले तो क्या होगा? बुई टिन फोंग ने उसे आश्वस्त किया, चिंता मत करो, मैंने आदेश दिया है कि किसी को भी पास आने की अनुमति नहीं है, और मैंने छोटे रास्ते की रखवाली के लिए नौकरानियों को भी नियुक्त किया है। कोई भी अंदर नहीं घुसेगा। बुई टिन फोंग की बात सुनकर चीची को राहत महसूस हुई। उसने राजकुमारी की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं अपने कपड़े उतारने वाली हूँ। बुई टिन फोंग ने 2 बार खांसी और अचानक कहा, मैं कुछ भूल गया, मैं अभी जाकर उसे ले आता हूँ। चीची, you go down to the water first, I will come later. You might have to take a bath first, then you have to scrub my back too. The silly Chi-Chi was tricked into staying like that. She wanted to scrub Bitteen Fung's back, so she properly took off all her clothes, stepped into the water to wash up. Halfway through the bath, Chi-Chi heard the sound of someone wading into the water. Before she could turn her head, her eyes were covered by a piece of silk. Chi-Chi, I have scars on my body. I don't want others to see them. Chi-Chi, please cover your eyes, okay? She heard Bitteen Fung's voice. Struyen and Truyenful are 2 stolen sites. Because Chi-Chi was blindfolded with a thin piece of silk, she could only see a blurry figure standing in front, unable to see the other person clearly. Hearing the other person say that, Chi-Chi hesitated a bit but still agreed. It was just that her eyes were covered, making her a bit scared. She couldn't help but lean against the other person. राजकुमारी, मुझे गिरने का डर है। बुई टिन फोंग थोड़ी देर के लिए चुप रही। चीची को एहसास हुआ कि उसे गले लगाया जा रहा है। कोई बात नहीं, मैं नहीं गिरूंगी। यह महल चीची को पहले स्नान करेगा, तो इस महल को स्नान करे, ठीक है। ची अब अपनी आंखों को ढकने के लिए रेशम को खींचने के लिए इस क्षण में बुई टिन फोंग की आंखें बेहद भयानक थीं। इसके अलावा एक भेड़िया के समान, यह भेड़िया कई दिनों तक भूखा था। चीची ने अपना सिर हिलाया, नहीं, वास्तव में कुछ है। आंखें खोली, लेकिन एक चकित में खड़े हो गए। राजकुमारी, हम ऊपर नहीं जाते हैं, आज थोड़ा। एक लंबे समय से पहले वह कह सकती थी, आप
एक शब्द कहने के बाद उसने अपना चेहरा दूर कर दिया और आंसू बह गए। चीची दूसरे व्यक्ति की छाती में झुक गई, यह सोचकर कि वह कितनी बेवकूफी थी। हमेशा इस समय के दौरान एक बड़ी बहन के रूप में दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार करती है, यहाँ तक कि दूसरे व्यक्ति को हर दिन उसकी मालिश करने के लिए। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता है, वह चुपचाप वह फंस गया। फिर भी उसे सहन नहीं कर सकता है। वह अभी भी काटती थी। मुझे अब एक अफेयर हो रहा है, बुई टिन फोंग। राजकुमारी भी एक चक्कर चल रही है। चीची की दलील तुरंत उसके कानों में गूंज उठी। चीची को डर था कि दूसरे लोग उसे सुन लेंगे, इसलिए उसने बहुत जोर से चिल्लाने की हिम्मत नहीं की। अतिरिक्त कहानी 9 का अंत। लेखक को कुछ कहना है, ठीक है। इस अतिरिक्त कहानी के खत्म होने के बाद क्यू थीप भी खत्म हो जाएगी। चीची और टियो फोंग को प्यार करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो कृपया मेरी अगली श्रृंखला का समर्थन करना जारी रखें। क्वीथीप.बेबा के शब्द तो क्यूथीप आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। कृपया हमेशा चीची और टियो फोंग, साथ ही बेबा, को प्यार करें। हनोई, 1 अगस्त 2018। पूरी कहानी पूरी हो गई है।